गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों को गृह विज्ञान कक्षा 9 आपको बता रही थी। उसमें प्राथमिक उपचार जो होता है, जो लास्ट वाला यूनिट था वो मैं कंप्लीट करा रही थी, जिसमें मैंने एक चैप्टर आपको बताया था। वो चैप्टर कौन सा है तो आप देख लो, इकाई 5 है। और चैप्टर कौन सा है बच्चे तो है प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको इसकी परिभाषा तो किसने दी थी, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने किस बुक में थी, तो गृह परिचर्या इनकी किताब का क्या नाम था तो आप बोलेंगे गृह परिचर्या। ठीक है, इनकी किताब का क्या नाम था तो आप बोलेंगे गृह परिचर्या। देख लीजिए, इसी के अनुसार इन्होंने बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले, बात समझिए, वो चीज़ मिलेगा आप समझ जाना। डॉक्टर के आने से पहले जो दुर्घटनाग्रस्त है, जिसको चोट लग गई है, उस डॉक्टर के आने से पहले आपने जो उसकी मरहम पट्टी की, जो उसका उपचार किया, वही क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा होती है। किसने कहा था तो आप जानते हैं, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने कहा था। उद्देश्य क्या मैंने बताया था, उसके जान की रक्षा। ठीक है, चिकित्सा की विशेषताएं क्या है, तुरंत सहायता, जीवन रक्षा, स्थायी उपचार। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कल बहुत बढ़िया से समझा दी थी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आज मैं आपको सोच रही हूँ सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टीजीटी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपकी क्लियर करवा दूँगी। तो आपका एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक टॉपिक है जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। वो चीज़ क्या हुआ, यहाँ से हट गई है, फट गई है, लेकिन वो यहाँ पे लिखे थे। उसमें प्राथमिक उपचार भी एक टॉपिक है। ठीक है, प्राथमिक, इसमें प्राथमिक उपचार, सॉरी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं सिद्धांत। देख रहे हैं, दुर्घटनाएं एवं उनका निदान, विभिन्न प्रकार, पट्टियों का उपयोग। देख रहे बच्चे, आप देखिए यहाँ पे पूरा ये टॉपिक है आपका स्वास्थ्य में। ये सब मैं बताऊंगी। स्वास्थ्य कार्य, व्यक्ति में स्वास्थ्य स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे कार्य, सरकारी गैर सरकारी संगठन, जिसमें WHO, यूनिसेफ, सारी जितनी संस्थाएं, मैं सारे के बारे में बताऊंगी। निपसीट सब जो है, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व भी बताऊंगी, पर्यावरण प्रदूषण बताऊंगी। देखिए, मैं धीरे धीरे, इसलिए आपको क्या होता है, एक एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रही हूँ। आहार में देखिए, मैंने आपको दूध पकड़ लिया है। दूध को कंप्लीट करवाने के बाद, जैसे उसमें मैंने मसाला ये सब जो होते हैं ना, जैसे सॉरी मसाला तो भी नहीं, दालें कंप्लीट करवा दिया है, अनाज कंप्लीट करवा दी हूँ, अब दूध करवा रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे मैं क्या करूँगी आपका, बस आप मेरे साथ बने रहो, मैं पूरी बुक का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगी। इसमें देखिए, मैं आपको आंतरिक सज्जा पढ़ा रही हूँ, जिसमें 3 चैप्टर मैंने क्या हुआ है तो ख़त्म कर दिया, चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आप आराम से पढ़ते जाओ, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वस्त्र देखिए, इसमें भी मैंने वस्त्र, सिले कपड़े, रेशे का वर्गीकरण बता दिया, उसका रसायन बता दिया है। ठीक है, अभी मैं क्या बता रही हूँ, वर्गीकरण को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे सारे, जैसे कपास, लिनन, ऐसे करके क्या कर रही हूँ मैं, उसका वो कर रही हूँ। रसायन का मतलब जान रहे, उस पर अम्ल का प्रभाव पड़ता है कि क्षार का प्रभाव पड़ता है, ऐसे मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ धीरे धीरे। तो आप बिना परेशान हुए बस साथ में जुड़े रहिए, आपकी सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूँगी एक एक करके। ठीक है, अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, तो इसलिए क्या, आप आराम से, जिसको रिवाइज़ करना वो रिवाइज़ करें, जिसके पास बुक नहीं, जिसको पढ़ने का मन है, बिगनर है, वो क्या करते हैं, इसको देख के पढ़ें। तो ये चैप्टर का क्या नाम है, सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं, उनके क्या बचाव। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है पाठ्य सामग्री। तो आपको प्रस्तावना देखना है, फिर आपको रक्तस्राव, धमनी, कोशिका, सिरा, नाक, आंतरिक घाव, कटा हुआ, मतलब समझ रहे हैं, रक्तस्राव देखना, धमनी से कैसा, कोशिका से कोई सिरा कट जाए तो क्या होता है, आंतरिक घाव होने पे क्या है, कुचला घाव किसे कहते हैं, गोली से जलना या झुलस जाना, बिजली लगना, दम घुटना, जैसे आपने उधर देखा था ना, इन सब घाव की तुरंत उपचार की जरूरत होती है। तो इसमें यही पढ़ना है कि वो सब घाव हैं और उनका उपचार कैसे करें, उनके लक्षण कैसे करें, इसमें इन चीज़ों को बस आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना। संसार में जहाँ भी मनुष्य है वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, ये तो सही बात है। इन दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और कुछ व्यक्ति अपंग भी हो जाते हैं। आपको और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैं आपको एक दिन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट और टेक्सटाइल बताऊंगी, एक दिन एक्सटेंशन, एंड आपको वो क्या बोलते हैं, एक चीज़ मैं और बता रही हूँ ना, टेक्सटाइल मैनेजमेंट और टेक्सटाइल, और आपको न्यूट्रिशन एंड एक्सटेंशन मैं एक दिन बताऊंगी। ठीक है, तो एक दिन इसका टर्न, एक दिन उसका टर्न रहेगा। और ये जैसे 9th 10th की बुक क्या है, ये डेली मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी, क्योंकि छोटा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा।
तो यहाँ तक ये दुर्घटनाएं घर व घर के बाहर दोनों स्थानों पर हो सकती है। घर के अंदर जैसे आप खाना बनाते वक्त जल गए, ठीक है, सब्जी काटते वक्त हाथ कट गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें घर के अंदर होती है। बाहर गाड़ी चलाते वक्त कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। घरेलू दुर्घटनाएं अनेक हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए यह एहसास करना कि घर में दुर्घटनाएं हो सकती कठिन होता है। घरेलू दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 25,000 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। सिलेंडर फट गया, गैस, खाना बना रहे थे, गैस लीक हो रही थी, आपने जैसे ही लाइटर लगाई तो क्या हुआ, आग लग गई। ये सब चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं, घर में भी बहुत दुर्घटनाएं होती। आप सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, उसमें पानी गिरा या फर्श पे कुछ गिरा है, पानी में आप फिसल गए, आपकी हड्डी टूट गई, बैक बोन टूट गई। तो ऐसा नहीं कि घर में दुर्घटनाएं नहीं थी, बहुत होती हैं। यह घरेलू दुर्घटनाएं भी घर की अर्थव्यवस्था पर ही प्रभाव। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, अगर आप बीमार होंगे, आप कुछ होगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल में तो क्या फ्री का आपका इलाज होगा नहीं, वो आप भाई आप पैसा पे करोगे तभी तो आपको दवाएं मिलेगी, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वही आपके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। अतः इनसे बचने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय अपनाने आवश्यक होते हैं। सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं से तात्पर्य किसी कारण से घर या पास पड़ोस घटित किसी ऐसी दुर्घटना से है जो परिवार के किसी सदस्य को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। शारीरिक रूप से क्या होता है, जैसे आपका कोई अंग जल जाना, कोई अंग कट जाना, कोई अंग टूट जाना, ठीक है, ये शारीरिक हो गया। मानसिक, उससे जो आपके मन पर जो उसका जैसे अगर आपका हाथ टूट गया तो आप कहते हैं ना, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या वो दिमाग का काम नहीं करना, दिमाग का परेशान होना क्या है, वो आप पे मानसिक प्रभाव डाल रहा है, आपको मानसिक रूप से क्या कर रहा है, आपकी क्षति कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को सामान्य घरेलू दुर्घटना कहते हैं। देखिए, जो शारीरिक और मानसिक रूप से आपको क्षतिग्रस्त करते हैं, ऐसी दुर्घटना को क्या कहते हैं, सामान्य घरेलू दुर्घटना कहते हैं। ये दुर्घटनाएं जिन कारणों से होती हैं उनमें निश्चित ही लापरवाही, असावधानी व अज्ञानता मुख्य कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है, लापरवाही की वजह से हो सकता है, असावधानी, आपने सावधानी नहीं रखनी, आपने ये नहीं देखा मैंने सिलेंडर की जो नीचे रेगुलेटर है ऑफ किया है कि नहीं, खाना बनाने के बाद आपको डेली ऑफ कर देना चाहिए, कभी चूहे ने काट दिया, वायर का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो चीज़ें जैसे आपने कुकर में खाना रखा, अगर उसमें सीटी जो उसकी बेसिन लगाते हैं उसमें कुछ फंसा है, कुकर फटने से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब असावधानी होती, इन सब चीज़ों का क्या होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। अज्ञानता, मान लीजिए आप कुकर के बारे में जान नहीं रहे हो, कैसे सीटी लगाएंगे, कैसे इसको साफ करेंगे, कैसे इसमें मतलब खाना कुछ भी पकाते वक्त उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या होता है, भाप द्वारा, वाष्प के द्वारा पकाता है, ठीक है। तो आपको इसके अगर ज्ञान नहीं है तो आपने वैसे कोई चीज़ रख, जलते जलते गैस बनी और क्या, एक प्रेशर के बाद क्या होता है, सेफ्टी वाल्व टूटा या तो क्या हुआ, फट गया कुकर। आपको गैस चलाने का ज्ञान नहीं है, आपने क्या वो रेगुलेटर या उसके स्विच को ऑफ नहीं किया और मतलब खाना बनाया छोड़ दिया, फिर कहीं भी आपने बल्ब भी जलाने से क्या होता है, वो गैस क्या होता है, इतना तेज फैलती कि आग लग जाता है। तो यही चीज़ें अज्ञानता कारण, ठीक है। आधुनिक युग में जीवन की रफ्तार अत्यंत तेज है। प्रतिदिन के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत व्यस्त है। अत्यधिक व्यस्तता के कारण हर व्यक्ति को सदैव शीघ्रता एवं जल्दबाजी रहती है। कभी कभी शीघ्रता से किया गया कार्य दुर्घटना के कारण बन जाता है, क्योंकि उस समय हम सावधानी के नियमों का पालन नहीं कर पाते। हमारे जीवन में दुर्घटनाएं आपको दिखता तो है आप लोगों को, हाँ कहाँ गया, ऐसी दुर्घटना हमारे जीवन में दुर्घटनाओं के अन्य कारणों में जनसंख्या की वृद्धि, अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव, निराशा, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव आदि प्रमुख हैं, ठीक है। अशिक्षा व भावनात्मक असंतुलन के कारण विषपान, नदी नहर में डूबना, देखिए इंपॉर्टेंट है, अशिक्षा और भावनात्मक होता नहीं, किसी के मन पे किसी बात का प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, पॉइजन खा लेते हैं, डूब के मरते हैं, मतलब सुसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा मत जाना, मतलब कह सकते हैं कि अपनी जान गंवा बैठते हैं, वही चीज़ कहते हैं, वही चीज़ लिखा कि नदी नहर में डूबना, विषपान करना, बहुत लोग घर में अपने आप को रख के आग लगा लेते हैं, मतलब ये सब क्या होता है, अपने मारने के लिए, अपने आप को सुसाइड करने के लिए। गंदगी से उत्पन्न कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि भी कुछ ऐसी दुर्घटनाओं के कारण हो सकते हैं। इन दुर्घटनाओं से बचने का उपाय सदैव करना चाहिए, और यदि दुर्घटना हो गई है तो उसका धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए, साथ ही उपचार करना चाहिए। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। मैं चाहती तो बस लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा देती, बीच में चीज़ें समझा देती हूँ, क्योंकि जो बिगनर होंगे या सबको नहीं, ये सबको ही कोई चीज़ें एक बराबर नहीं समझ में आती है, तो मैं उन लोगों को ध्यान रख के क्या करती हूँ, बुक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
फिर है दुर्घटनाओं के कारण। यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। देखिए आपने जान लिया कि दुर्घटना कौन कौन सी है। तो दुर्घटना जो है आग में जलना, ब्लीडिंग होना, हाथ टूट जाना, सुसाइड करने में जैसे फांसी लगा लेना, दम घुट गया, कहीं गैस लीक कर रही है आप वहीं है, दम घुट गया, बिजली का लगना, करंट लगे, ये सब चीज़ें क्या होती है, यही सब दुर्घटनाएं हैं। ठीक है, लेकिन उस कारण क्या है, तो उसकी कारण सबसे बड़े कारण क्या, अशिक्षा है, आपका अज्ञानता है, आपकी असावधानी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 कारण है। ठीक है, आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होना, आप अशिक्षित अनपढ़ हैं। इसीलिए आपने प्रसार शिक्षा में देखा है ना कि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्या एक शिक्षा ही है। शिक्षा पे जोर क्यों देते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नई स्कीम, नई बातें गवर्नमेंट चीज़ें दे रही है। उज्ज्वला योजना के उसमें ही तो, स्कीम के अंदर ही तो लोगों को वो सिलेंडर और गैस मतलब जो चूल्हा है वो दिए थे। तो वही चीज़ है, तो आपको वो चीज़ें बताया जाएगा, उसकी स्कीम कैसे उसको चलाना, इसके लिए आपको शिक्षित किया जाएगा, आपको जागरूक बनाने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे देखिए टॉपिक में दिया कि अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा के अभाव के कारण अशिक्षित व्यक्ति किसी भी कार्य को उचित ढंग से नहीं कर पाता है और इस कारण कोई न कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे भोजन बनाते समय जल जाना, ट्रैफिक नियमों का ज्ञान न होने पर सड़क पर चलने वाले वाहनों से टकरा जाना आदि सभी अशिक्षा के कारण होने वाले परिणाम है। समझ रहे होंगे आप। इस ट्रैफिक पे क्या होता है, हरी बत्ती जली तो मतलब आप चलो, रेड जली, रेड सिग्नल हुआ मतलब आप अपनी गाड़ी को रोको। होता है ना बहुत सारे, देखिए ट्रैफिक पुलिस होती है, वो अपने हाथ से इशारा करती है, इधर के लोग चलो, इधर के लोग रुक जाओ। जिसका उसका ज्ञान ही नहीं रहेगा, जो अनपढ़ है, जिसको उन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं रहेगा, जो अवेयर ही नहीं रहेंगे, वो क्या जानेंगे कि वो क्या बता रहे, वो अपना चले भाई, तो क्या होगा, आप क्या होगा, दुर्घटना के शिकार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अज्ञानता। अशिक्षा अज्ञानता की जननी है। अशिक्षा ही अज्ञानता की जननी। जो अशिक्षित होते हैं वो क्या होते हैं, उनको चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, हर प्रत्येक स्कीम क्या होती है, गांव के लिए अक्सर बनाई जाती है, पिछड़े वर्गों के लिए, दबे कुचले वर्गों के लिए। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, वो अशिक्षित है। अशिक्षित है तो उनको ज्ञान नहीं है चीज़ों के बारे में। जब ज्ञान नहीं है तो बेचारे भोले बन जाते हैं, लोग उन्हें ठग के निकल लेते हैं। वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कारण दुर्घटनाओं के शिकार बन जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं। शिक्षित व्यक्ति उपकरणों के प्रयोग करने की जानकारी के कारण दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं, जबकि अज्ञानी व्यक्ति साधारण रूप से प्रायः दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं। देखिए उपकरणों का उपयोग, जो शिक्षित है वो उपकरणों का उपयोग करना जानता है। जैसे उपकरण मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी जो आजकल चली, सब ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, गैस हो गया, चूल्हा जो सिलेंडर एलपीजी गैस जिसमें ये है, बिजली, एसी, ये सब आजकल पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि वो स्पेसिफिक किसी तबके के लोगों के लिए बनी हुई है, वो सबके लिए बनी हुई है, सब उसका प्रयोग करता है। क्योंकि अब लोगों के पास क्या है, समय की कमी है। लोग क्या है, सभी लोग क्या होता है, कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट क्या शिक्षा पे जोर दे रही है। इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जिसको जिस हिसाब से आराम से उनके अनुसार जैसे भी उनको दिया जाए, लेकिन दिया जाए, कहने का मतलब उनको दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है असावधानी। कुछ व्यक्ति प्रत्येक कार्य इतनी जल्दी करते हैं कि कार्य को करते समय सड़क पर जलते हुए, वाहन चलाने आदि में ऐसी असावधानी बरतते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होती है। जैसे होता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टरों के साथ देखिए एक मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, जो जैसे तो मन से जो बहुत निराश हो गए, जो डिप्रेशन में चले गए, जो पागल हो गए, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक उनका माइंड चेंज करते हैं। उनको क्या करते हैं, उनके आजकल देखिए बहुत सी संस्थाएं चलती हैं, जिसमें से धर्म मठ हैं और बहुत सत्संग चलता है। सत्संगों में जो बाबा लोग बैठते हैं, वहाँ लोग क्यों जाते हैं, जो अपने मन से हारे हैं, किसी को खो दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके मन को बदलने का भी क्या होता है, मन को बदलने की भी ज़रूरत होती है। तो ये भी एक कारण है। कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो जाती हैं। क्रोध अधिक आना, जीवन से निराशा, मानसिक तनाव आदि दुर्घटनाओं के कारण, जिनके कारण लोग जहर पीकर, नदी में डूबकर, गले में फंदा लगा से अपना कोई बहुत खास अगर चला गया। इस कोरोना में तो बहुत लोगों के ऊपर बेटा ये आप बीती होगी कि अपने चले गए, कितने अपने चले गए। उनके जाने के बाद आपकी मन की दशा क्या हुई होगी, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। समझ में आया। तो वो क्या था, वो मनोवैज्ञानिक ही, मतलब उनका तो हास हुआ, जो गए वो तो गए, लेकिन वो हमें पीछे क्या हो गया, गम दे के चले गए। तो गम क्या, हमारे मन मस्तिष्क पे उन चीज़ों का असर आज भी है। आप देखिए फिर हो रहा है कि कोरोना एक्टिव हो रहा है ना, न्यू माइक्रॉन करके जो आ रहा है, तो वो चीज़ है कि वो एक्टिव हो रहा है। फिर हमें एक डर हो जा रही है ना कोरोना को लेकर, तो डर क्या है, वो हमारे मानसिक पे असर डाल रहा है। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। सामाजिक कारण, समाज में विभिन्न प्रकार, ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन नया एक वेरिएंट फिर आ रहा है, इस टाइम चीन में स्टार्ट हो गया।
है। समाज में विभिन्न प्रकार के उत्सव, सामाजिक समारोह, सामाजिक कारण देखिए ऐसा होता है, जैसे लोग क्या होता है बहुत सारे, जैसे अभी दुर्गा पूजा होता है, गणेश चतुर्थी होती है या लक्ष्मी पूजन होता है, तो लोग क्या करते हैं डीजे चलाते हैं, डीजे के साथ क्या फायरिंग करते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं। उससे क्या होता है किसी के घर में चला जाता है, आग लग जाती है। दीपावली में जब ये होलिका दहन होता है, वो तो इतना कारण बनता है गाँव में आके होली के टाइम, दीपावली के टाइम जो क्रैकर्स छोड़ते हैं, क्या सामाजिक कारण है, ठीक है। सामाजिक समारोह, शादी विवाह के आयोजन आदि में क्या होता है, ऐसे अवसरों में भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, दम घुटना, चोट लगना और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जीव जंतु आदि के काटने से, सांप बिच्छू पागल कुत्ते काटने से लोग क्या होता है दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। पागल कुत्ते से काटने से क्या होता है, हाँ तो आप क्या बोलेंगे मैम, रेबीज, हाइड्रोफोबिया होती है, उसमें पानी से डर लगता है, बाद में क्या होता है कुत्ते की तरह क्या होती है आवाज़ आने लगती है, ठीक है। और ये किस पे असर करता है, तो हमारे न्यूरो सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पे इसका असर होता है। किसका, हाइड्रोफोबिया, जो रेबीज होता है जो, ठीक है, उसको हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी से भय लगता है, पानी से डरता है वो आदमी। सामान्य दुर्घटनाओं से बचाओ, आपने देख लिया कि प्रस्तावना में जान गए 25,000 लोग मरते हैं दुर्घटना के कारण क्या, तो आप ये भी जान गए शिक्षा, असावधानी, अज्ञानता, सामाजिकरण, मनोवैज्ञानिक कारण और जीव जंतु के काटने से। ये चीज़ आपने जान ली। मैं आपको इसलिए इतना एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको याद हो जाए, आपके पास बुक रहे या न रहे, आपके पास टाइम रहे, आप मेरी वीडियो खाना बनाते कभी सुन लो, आपकी पूरी चैप्टर तैयार हो जाए, ठीक है। सामान्य दुर्घटनाओं से बचाव, हमारे प्रतिदिन के जीवन में घर तथा आसपास कोई न कोई दुर्घटना घट जाती है। ऐसी स्थिति में आने पर दुर्घटना से बचाव के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। नंबर 1, दुर्घटना होने के कारणों की जानकारी करके तुरंत निम्नलिखित उपचार करने चाहिए। उसमें पॉइंट 1, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर से होने वाले रक्तस्राव को यथाशीघ्र रोकने का उपाय करना चाहिए, जिससे उसका जीवन सुरक्षित हो। मतलब ब्लड निकल रहा है बॉडी से, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको सबसे पहले रोकने का उपाय करना चाहिए। कैसे हुआ क्या हुआ ये नहीं, पहले ब्लीडिंग अगर हो रही तो उसको रोकने का उपाय करो। नंबर 2, पानी में डूब रहे व्यक्ति को निकालकर तुरंत उसके फेफड़ों से पानी निकालना चाहिए। और ये चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन है कि पानी में कोई व्यक्ति डूब गया तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बोले पहले उसके फेफड़े से पानी निकालना चाहिए। नंबर 3 क्या है, यदि सांस लेने में तकलीफ हो तो कृत्रिम श्वास देना चाहिए। आपको पता था ना, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जिसको कराते हैं, आर्टिफिशियल श्वास उनको देना चाहिए, ब्रीदिंग करवाना चाहिए आर्टिफिशियल तरीके से, क्या मुंह में मुंह डाल के ऐसे अपने आप उसको क्या सांस दोगे। विष पी लेने पर विष निकालने के लिए वमन उल्टी कराने का उपाय करना चाहिए। विषैले जीव जंतु के काटने पर विष पूरे शरीर में न फैले, आपको पता टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए, कपड़ा बांध देना चाहिए। जैसे काटा हो वहाँ संभव हो तो उस स्थान पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए, और टूर्निकेट का भी प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पे, ये आपको एक नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे, दुर्घटना के बाद चिकित्सक को तुरंत बुलाना चाहिए। पहले सर्वप्रथम क्या, यही काम जो आप यहाँ पे कर रहे हैं यही प्राथमिक चिकित्सा हो गई, ठीक है, आप समझना। अब उसके बाद आप दूसरा नंबर क्या था, तो डॉक्टर को बुलाएंगे। दुर्घटना के बाद चिकित्सक को तुरंत बुलाना चाहिए ताकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उपचार हो सके। तीसरा नंबर है, दुर्घटना किन कारणों के फलस्वरूप घटित हुई, इन कारणों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी दुर्घटना न घटे। नेक्स्ट है, दुर्घटना से घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्यपूर्वक उसके उपचार में लग जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है रक्तस्राव। आपने तो देखा रक्तस्राव हो रहा है तो हमको उसको उपाय करना चाहिए उसको रोकने का, पर इसमें भी कुछ कारण है, कुछ सिम्टम है, आपको पता तो चले कि आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है कि बाह्य हो रहा है, धमनी कटी है कि सिरा कटी है, तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे मैं बताऊंगी। तो रक्तस्राव लिखा है ब्लीडिंग, शरीर के किसी अंग पर बाह्य वस्तु को चोट लगने से जो रक्तस्राव होता है, जो रक्त बहता है उसे रक्तस्राव कहते हैं, क्योंकि बह रहा और हमको दिख रहा है, ठीक है। बाह्य अंग पे चोट लगी और रक्तस्राव हो रहा, ब्लीडिंग हो रही, उसे क्या कहते हैं, रक्तस्राव कहते हैं। सामान्यतः रक्तस्राव उसी दशा में आरंभ होता है जबकि रुधिर कोशिकाएं टूट जाती हैं। केशिकाएं होती हैं, जो केशिका होती है हल्की हल्की, एक कोशिका होती है, केशिका होती है, पतली पतली नसों की क्या होती है, पिपलरी पतली पतली नसें जो बहुत हल्की हल्की से होती है उसे केशिका कहते हैं। रुधिर केशिकाएं टूट जाती हैं। इस प्रकार से रक्त के बहने को रोकने के लिए सरल विधि यही है, कटे स्थान पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। कभी कभी कोई धमनी कट जाती है तो क्या, तो रक्तस्राव बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है। यदि रक्त को रोकने का तुरंत उपचार न किया जाए तो रोगी की
मृत्यु हो जाएगी। ठीक, आप ध्यान दो। अब देखो क्या होता है रक्तस्राव कितने प्रकार का, तो आप बताएंगे मैम 2 प्रकार का। एक बाहरी रक्तस्राव होता है, तो उसे क्या कहते हैं, किसी अंग के कट जाने पे जो रक्तस्राव होता है वही क्या है, बाह्य रक्तस्राव। आंतरिक क्या होता है, ये जो आपको दिखे नहीं लेकिन अंदरूनी चोट जो आपके इस जो ये आपकी मान लीजिए जैसे ये आपका हाथ है, ये ऊपर से तो दिख नहीं रहा पर अंदर चोट लगे और अंदर ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इससे सर में ऐसे होता है, लोगों को हेमरेज हो जाता है। क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड बह के क्लॉट हो जाता है, लोगों को हेमरेज हो जाता है। ठीक है, ब्रेन हेमरेज। तो लिखा है बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव। रक्तस्राव 2 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से बता रहे हैं आपको। रक्तस्राव 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। शरीर के बाह्य भाग पर जब चोट लगती है तो उसे हम आंखों से देखकर जान सकते हैं, यही बाह्य रक्तस्राव के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो बाह्य रक्तस्राव है। कभी कभी चोट लगने पर कोई धमनी या केशिका फट जाती है तथा उस स्थान से काफ़ी रक्त बहने लगता है। इन वाहिनियों से निकलने वाले रक्त को भिन्न भिन्न दशाओं में गति द्वारा जाना जाता है। प्राथमिक चिकित्सा को इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। चिकित्सक को इसका ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वह उचित उपचार नहीं कर सकेगा। शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाने पर दुर्बलता आती जाएगी और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। आगे 3 प्रकार के रक्त वाहिनियों से रक्त बहने की पहचान तथा उपचार बताया गया है। अभी मैं आपको इससे ना समझा के भी बताऊंगी। लिखा है धमनी से रक्तस्राव। धमनी से, धमनियों से क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, धमनियों से क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। जब रक्त शुद्ध है तो रक्त जब शुद्ध है तो कैसा होगा, एकदम अच्छा सा लाल होगा, खुला चमकीला लाल होगा। ठीक है, और शुद्ध का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन होता है। देखिए 2 तरह से होता है ना, एक शुद्ध रक्त बोलते हैं, एक बोलते हैं अशुद्ध रक्त। एक शुद्ध रक्त और दूसरे साइड क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे मैम अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त, प्योर एंड इनप्योर। ठीक है, तो प्योर का मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीजन है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, प्योर है। ठीक है, और देखिए और इसमें क्या रहेगा, तो ये चमकीला होगा। कैसे होगा, चमक लिए लाल होगा। कैसा होगा, चमकीला लाल होगा। ठीक है, इसका जो लाल होगा वो कैसा होगा, चमकीला होगा। इसका क्या होगा, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है और रंग कैसा होगा, गाढ़ा होगा, गाढ़ा लाल होगा। ठीक है, गाढ़ा लाल, कभी कभी मरून टाइप का। इस चीज़ को आप याद रखना। फिर देखो यहाँ पे आता है पहचान। धमनी से शुद्ध रक्त स्रावित होता है। धमनी से कैसा रक्त स्रावित होता है, शुद्ध रक्त, क्योंकि शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है। जिसका प्रवाह हृदय से शरीर की होता है। ये आपकी बॉडी है, क्योंकि क्या करता है हृदय, ये जो आपकी मान लीजिए ये आपकी बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, आपकी बॉडी है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है। समझ लीजिए यहाँ पे क्या आपका हार्ट है, बाएं साइड हार्ट होता है ना, ये आपका, या मान लीजिए यहाँ दिल है, तो क्या होता है यहाँ लंग्स है, तो ये क्या होता है, ये पंप करके इसको क्या करते हैं, हार्ट और लंग्स मिल के इसको प्योर करके आपकी बॉडी के पास भेजते हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि धक धक की आवाज़ होती नहीं, लबडब की आवाज़ होती है। जिसका प्रवाह हृदय से शरीर की ओर होता है, मतलब यहाँ से ब्लड हर एक अंग में जाता है, हर एक अंग में जाता है आपके। ठीक है, हृदय से क्या होता है, अंग, शरीर के हर अंग में जाता है, हर अंग में जाता है। अभी देर है पर हर अंग में जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। शुद्ध रक्त का रंग लाल एवं चमकीला होता है, अतः निश्चित यदि धमनी कटेगी तो रक्त चमकीले लाल रंग का निकलेगा। नंबर 2, धमनी से रक्त झटके के साथ निकलता है। धमनी की से अगर कटी है जो शुद्ध रक्त दिखा हो तो झटके के साथ निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है, झटके के साथ। इसके कट जाने पर थोड़ी देर में ही काफ़ी मात्रा में रक्त निकल जाता है, क्योंकि धमनी में रक्त हृदय की ओर से अंगों की ओर बहता है। आप समझ रहे हैं, हृदय से बॉडी की तरफ जाता है, क्योंकि शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त पूरी बॉडी में जाता है। फिर जब पूरी बॉडी में उसका उपयोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो फिर वो ब्लड कहाँ जाता है, तो फिर वो ब्लड हार्ट में जाता है, पंप लंग्स उसे क्या करता है, प्योर करता है। ठीक है, फिर उसको फिर बॉडी की तरफ भेजता है। यही चीज़ें चलते रहती हैं। तो दूसरे उपचार क्या करेंगे, तो घायल व्यक्ति, आपने समझ लिया
कि रक्तस्राव क्या होता है, धमनी अगर कट गई तो क्या होगा, धमनी से शुद्ध रक्त बहता है, लाल और चमकीला होता है, झटके के साथ निकलता है और पूरी बॉडी में जाता है, प्रवाहित होता है। अगर धमनी कट गई तो उपचार क्या करेंगे, घायल व्यक्ति को उपयुक्त स्थिति में लिटाना चाहिए, ठीक है। बैठे रहने पर रक्त अधिक निकलता है, लिटा देना चाहिए, बैठे रहेगा तो ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। नंबर 2 है रक्त बहने वाले अंग को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये आपका हृदय है, यहाँ से चारों तरफ ब्लड जा रहा है, ठीक है, हाथ में, पैर में, ब्रेन में, मतलब चारों तरफ जा रहा है, तो ये इधर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, बॉडी में जा रहा है, तो आपको अपनी बॉडी को क्या करना है, ऐसे, मतलब कहने का मतलब बॉडी को ऐसे कर देना है। जैसे ये आपकी बॉडी, तो हल्का सा ऐसे, मतलब हल्का सा ऐसे ऊंचा कर देंगे, मतलब ऐसे कर देंगे, ठीक है। आप चीज़ें समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, हार्ट नीचे हो जाएगा, शरीर ऊपर हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ब्लड उतने प्रेशर के साथ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें एक दो अंतर है धमनी और शिरा में, याद रखिएगा कि जब अगर धमनी कटी है तो क्या करते हैं, हृदय से ऊंचा कर देते हैं शरीर को, रक्त बहने वाले अंग को, जो भी अंग से रक्त बह रहा है वो हृदय से ऊंचा कर देते हैं। इस प्रकार अधिक रक्त नहीं निकलेगा, क्योंकि शरीर से धमनियां हृदय से अंगों की ओर जाती हैं। रक्त क्या होता है, धमनियों से ही अंगों की तरफ जाता है। तीसरा नंबर है घाव में जिस धमनी से रक्त आ रहा है इसके दबाव बिंदु को, आपको प्रेशर पॉइंट बताया था ना, उस प्रेशर पॉइंट को भली भांति दबा देना चाहिए। यदि हड्डी नहीं टूटी है और घाव छोटा है तो अंगूठे द्वारा दबाने से ही काम चल जाता है। ये सब क्वेश्चन बनेंगे, ये सब क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ। नंबर 4 है दबाने के तुरंत बाद ही रुई रखकर बिंदु पर टूर्निकेट बांध देना चाहिए, अथवा पट्टी से काम चल जाए तो पट्टी बांध देना चाहिए। 5 नंबर यदि कांच, कोयला आदि लग जाने से घाव हो तो प्रथम उस वस्तु को सावधानी से निकालने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6 क्या है, यदि घाव में अन्य किसी प्रकार की गंदगी का अनुभव हो रहा है तो रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक घोल द्वारा, डेटॉल हो गया, विटाडीन का घोल आता है, ठीक है, ये सब घोल एंटीसेप्टिक है, घोल द्वारा धो देना चाहिए, परंतु उस स्थान को अधिक गीला नहीं रखना चाहिए क्योंकि सूखा रखने पर घाव शीघ्र सूखेगा। 7 नंबर घाव के चारों ओर रोगाणु रोधक घोल लगा देना चाहिए, वही एंटीसेप्टिक। घाव को रुई तथा कोमल वस्त्रादि से ढककर कसकर पट्टी बांध देना चाहिए, परंतु यदि कांच लगने से घाव हो तो कसकर पट्टी बांधने से पूर्व कांच के निकल जाने पर पूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए। कोई कांच का जरा सा भी रेशा अंदर गहराई तक घाव पर देगा, अगर रुक गया तो यदि हड्डी टूटने की गहराई तक घाव कर देगा। अच्छा, वो कांच, यदि हड्डी टूटने की जरा भी आशंका हो तो पट्टी धीरे से तथा सावधानी से बांध देनी चाहिए। नंबर 9 है टूर्निकेट बांधने के 20 से 25 मिनट बाद, टूर्निकेट बांधने के 20 से 25 मिनट बाद उस स्थान को ढीला करते रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपको पता है ना, विटामिन के जो होता है ब्लड का थक्का जमाने में उसको मतलब सहायक होता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, इन जालों में क्या होता है कि ब्लड फंस जाते हैं, ऐसे करके आपको पता है ना, नहीं पता होगा सारे प्रोसेस बताऊंगे। तो वही चीज़ है कि क्या होता है फिर ढीला कर देना चाहिए, क्योंकि अब क्या हुआ, ब्लड का रिसाव रुक गया है। खोलकर देख लेना चाहिए कि रक्तस्राव बंद हुआ है या नहीं, यदि बंद न हुआ हो तो शीघ्र डॉक्टर की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। नंबर 10 क्या है, रक्त रोकने के लिए टिंचर आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त रोकने के लिए टिंचर आयोडीन, और कब, जब धमनी कटी हो तब टिंचर आयोडीन, फेरिक क्लोराइड का घोल लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, रक्त रोकने के लिए टिंचर आयोडीन और फेरिक क्लोराइड का घोल लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, टिंचर आयोडीन फेरिक क्लोराइड, टिंचर आयोडीन फेरिक क्लोराइड, टिंचर आयोडीन फेरिक क्लोराइड का घोल लगाना चाहिए। फिटकिरी को बारीक पीसकर घाव पर लगाने से भी रक्त रोका जा सकता है। फिटकिरी का फार्मूला किसी को पता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। K2SO4 थ्राइस 24H2O फिटकिरी का फार्मूला होता है, ठीक है, बहुत लंबा इसका फार्मूला होता है। कोशिका से रक्तस्राव की पहचान कैसे करेंगे, कोशिकाओं में रक्त का अधिकांश भाग अशुद्ध हो चुका होता है, अतः इस रुधिर का रंग मैला लाल होता है और यह कुछ गाढ़ा भी होता है। कोशिकाओं से रक्त बहुत धीरे धीरे निकलता है। इसके उपचार में क्या करेंगे, घायल अंग को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए, इसमें भी वही काम करना चाहिए, जैसे ये बॉडी है तो बॉडी को ऐसे रखना चाहिए, हृदय नीचे पड़ रहा है ऊपर, और जिस अंग पे लगा उस स्पेसिफिक उसको ऊंचा करना चाहिए। अंगुली और अंगूठे से दबाव डालना चाहिए, मतलब उस प्रेशर पॉइंट जहां उसके नज़दीक प्रेशर पॉइंट हो उसको दबाना चाहिए। नंबर 3, घाव को डेटॉल या स्पिरिट से धोकर औषधि युक्त रुई रखकर पतली तिकोनी पट्टी बांध देना चाहिए। तिकोनी पट्टी, वो भी किस प्रकार की, पतली तिकोनी पट्टी, ठीक है।
यदि ऊपर के उपचारों से रक्त का स्राव बंद न हो तो बर्फ की थैली रखनी चाहिए। ठंडक के कारण रुधिर जम जाता है और फलस्वरूप उसका बहना बंद हो जाता है। सिरा से रक्तस्राव, आपने अब तक क्या देखा? धमनी देखा, कोशिका देखा, अब नंबर आता है सिरा से रक्तस्राव। तो इसकी पहचान है, सिराओं में अशुद्ध रक्त कुछ बैंगनी रंग का तथा गाढ़ा होता है। कैसा होता है? कुछ बैंगनी लिए डार्क रेड होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, ठीक है, गाढ़े रंग का होता है। यदि चोट से नंबर 2, यदि चोट से निकलने वाले रक्त की गति अंगों से हृदय की ओर, अब देखिए क्या होगा, अंगों से, इन अंगों से ब्लड क्या जा रहा है? अब इधर इस टाइप अंगों से हृदय की ओर, इधर इधर एरो, मतलब आप समझ जाए प्रत्येक अंग से इसके पास आ रहा है। ठीक है, इसके पास आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे समझो, ऐसे समझो। एक इधर, तो ये क्या हुआ? सिरा कटी है। ठीक है, क्या कटी है? सिरा। सारे अंग से हृदय, क्या हृदय के पास ब्लड आ रहा है। और ऐसे अगर है तो मतलब क्या है? धमनी कटी, मतलब सब जगह ये जा रहा है। इस एरो को याद रखना कि मैम ने बताया था, ऐसे एरो का एक निशान दिया था, बोला था सिरा कटी है, मतलब कि सारे ब्लड क्या हो रहे हैं? इकट्ठा होके यहाँ आ रहे हैं, हार्ट के पास। और धमनी बताएंगे तो धमनी का मतलब सारे ब्लड क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं अंगों के पास। तो इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? तो सिरा कटेगी तो क्या होगा? सारे ब्लड जो है हृदय के पास आ रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? शरीर को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए, हृदय को शरीर से ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो आप यहाँ पे देखो लिखा है, सिरा के स्राव में रक्त धीरे धीरे झटके से के निकलता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बैंगनी रंग तथा गाढ़ा होता है। यदि सिरा से चोट से निकलने वाले रक्त की गति अंगों से हृदय की ओर हो तो यह समझना चाहिए कि कोई सिरा कटी है। सिरा के स्राव में रक्त धीरे धीरे बिना झटके के निकलता है। ये सब क्या है? लक्षण है आपको पहचानने के लिए। उपचार क्या है? घायल अंग को हृदय से नीचे रखना चाहिए, मतलब आपने धमनी में ऐसे रखा था, ठीक है, और सिरा कटेगी तो क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। ठीक है, घाव पर अंगुली से दबाव डालना चाहिए। क्या? प्रेशर पॉइंट की बात हो रही है। औषधि युक्त रुई की गद्दी लगाकर पट्टी बांधनी चाहिए। औषधि युक्त, चलो अभी हम आए, चलो अभी हम आए, चलो। औषधि युक्त रुई की गद्दी लगाकर पट्टी बांधनी चाहिए। ठीक है, औषधि युक्त पहले रुई लगा लो, फिर थोड़ा सा मोटा गद्दी कर दो, फिर पट्टी बांध देना चाहिए। रुधिर न रुके तो बर्फ की थैली रखनी चाहिए। 5 नंबर है, रुधिर न रुके तो जिस स्थान पर चोट लगी हो उससे कुछ पीछे अर्थात हृदय से विपरीत दिशा की ओर कसकर पट्टी बांधनी चाहिए। इसमें आप 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना कि धमनी से कैसा ब्लड निकलता है, तो चमकदार लाल फ्रेश खून होता है, साफ शुद्ध। और सिराओं से क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा बैंगनी रंग होता है, थोड़ा धीरे धीरे बहता है। ये 2 चीज़। और इनमें करना क्या चाहिए? तो अगर धमनी कटी है तो जो अंग पे चोट लगी है क्या करना चाहिए? हृदय से उस अंग को ऊंचा करना चाहिए। अगर सिरा कटी है तो जिस अंग पे चोट लगी उसे क्या करना चाहिए? हृदय को ऊंचा करना चाहिए, उस अंग को नीचे करना चाहिए। बस ये 2-3 अंतर आप याद रखिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन ज़्यादा है। ठीक है, रुधिर न रुके तो जिस विपरीत दिशा की ओर कसकर बांधना चाहिए। बता दिए। नाक से रक्तस्राव, देखिए अगर आपके नाक से ब्लीडिंग कभी कभी होने लगती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लोगों की नाक से ब्लड आने लगता है। नाक से विनाश फूटना भी बहुत लोग कहते हैं। नाक से बहता हुआ रक्त तो हम देख पाते हैं, पर रक्त कहाँ से आ रहा है यह नहीं जान सकते। नाक से रक्त बहने की घटनाएं बहुत होती हैं, साधारणतः गर्मी, देखिए लिखा भी है, गर्मी के दिनों में नाक से रक्तस्राव होता है और अधिक दिखलाई पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? नकसीर फूटना, बहुत जगह हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा है विनाश फूटना, नकसीर फूटना भी कहते हैं। इसमें क्या उपचार है? नंबर 1, घायल को लेटने नहीं देना चाहिए। उन सब में तो लेटा देना चाहिए बॉडी को, हृदय से ऊपर हृदय से नीचे ऐसे करके ना, लेकिन इसमें क्या करें? लेटने नहीं देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए? घायल को खुली हवा के स्थान पर अथवा किसी द्वार या खिड़की के सामने बैठाना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से हुआ है, जिससे हवा खूब मिल सके। साथ ही उसके सिर को सहारा देकर पीछे की ओर थोड़ा झुका देना चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए? एक चेयर है, ये चेयर है मान लीजिए, यहाँ इसको मतलब यहाँ मान लीजिए किसी पर्सन को हमने बैठा दिया, तो जो इसका सिर है ना, ये इसका सिर है, इसको क्या करना चाहिए? हल्का सा तिरछे कर देना चाहिए, मतलब इस पे ऐसे लेटा देना चाहिए। ठीक है, सिर को पीछे लेटा देना चाहिए। फिर घायल को ये कसे हुए सब वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। बाहुओं को सिर से ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर देना चाहिए। मतलब ये दोनों जो आर्म्स हैं, ये दोनों जो हाथ है ना, मतलब जो इंसान के ये दोनों हाथ होते हैं, इसको क्या करना चाहिए? ऊपर कर देना चाहिए। वही करा बाहु मतलब क्या होता है? आपके दोनों हैंड। घायल को उस समय मुंह से श्वास लेना चाहिए। उस टाइम नाक से सांस नहीं लेना चाहिए जब नकसीर फूटी हो, तो किससे? मुंह से सांस लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पैरों को गर्म पानी में रखना चाहिए जिससे रक्त का बहाव उस ओर हो सके। नाक तथा गर्दन के पीछे बर्फ के पानी में भिगोकर कपड़े की गद्दी रखनी चाहिए। कहाँ? नाक पर, गर्दन के पीछे। गर्दन के पीछे मतलब ये वाला जो पॉइंट है, पीछे वाला पॉइंट, वहाँ पर। और कहाँ पर? तो नाक पर। ठीक है, क्या रखना चाहिए? बर्फ की पानी से भीगी हुई गद्दी रखनी चाहिए। घायल को बर्फ के टुकड़े बीच बीच में चुसाते रहना चाहिए। यदि रक्त जल्दी न रुके तो सिर पर भी बर्फ की थैली रखनी चाहिए। तो हो गया नक्सीर फूटने पर। फिर एक और बचा है, गीली मिट्टी के ढोके पर पानी के छींटे देकर उसे या छिले प्याज, वेरी इंपॉर्टेंट, छिले प्याज का टुकड़ा सुंघाना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है छिले प्याज का टुकड़ा कब सुंघाते हैं? धमनी कटने पे, सिरा कटने में, या नक्सीर फूटने पे? तो कब? नक्सीर फूटने पे प्याज का टुकड़ा सुंघाते हैं, आप याद रखना। फिर इस विधि से रक्त का बहाव रुक जाता है, किंतु यदि जल्दी न रुके तो घायल को अधिक कष्ट मालूम हो तो क्या? डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी हो गई। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा बड़ा भी है, और एक दिन समझाने में कन्फ्यूज़न होगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम आपको धीरे धीरे चीज़ें सब बताएंगे। तो आज तक बस यही, कल आपको आंतरिक स्राव इस चैप्टर का बताऊंगी। तब तक के लिए मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।